कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश, और आज आपके साथ 3 मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। नवनीत दमानी होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, अजय केडिया होंगे एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटीज के, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात आज फिर से मसालों की करेंगे, क्योंकि जिस तरह की रफ्तार सभी मसालों में दिख रही है, पहले जीरे ने अपर सर्किट लगाया, अब हल्दी का वायदा भी ऊपरी सर्किट पर पहुंच चुका है। 7,100 रुपए के पार हल्दी का वायदा निकल चुका है। धनिया में भी आज अच्छी तेजी है, 6,700 रुपए के ऊपर भाव धनिया का वायदा भी ट्रेड कर रहा है। केडिया जी, क्या हो रहा है मसालों में? रफ्तार थम नहीं रही है, अब जीरे के साथ साथ दूसरे मेटल्स, दूसरे मसालों में भी तेजी दिख रही है। सोमानी जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, यहां से कितनी तेजी की संभावना और दिख रही है आपको जीरे में और हल्दी में? सोमानी जी। जी सर, निश्चित रूप से जीरे में तो हमने लास्ट वीक भी देखा था कि चाइना की निरंतर डिमांड है, इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत कम है और अराइवल्स इसमें 10,000 के अंदर आ गई है। मतलब सीजन का सेकंड मंथ है और उसमें अराइवल्स बिल्कुल रैप हो गई है, कैरी फॉरवर्ड बहुत निग्लिजिबल है, डिमांड बहुत निरंतर है यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसमें उछाल कंटिन्यू, तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन पिछले हफ्ते से अगर ये हफ्ते हम देखें तो ऑलरेडी 7,000 रुपए की इसमें तेजी आ चुकी है। मार्केट शुड टेक अ ब्रीदर, एक थोड़ा सा इसमें सांस लेना चाहिए बाजार ने। मुझे लगता है 46,600 के आसपास में एक थोड़ा सा मार्केट पॉज लेना चाहिए और यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपए का करेक्टिव फेज मुझे दिखता है। तो 46,600 के आसपास मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए बुक करनी चाहिए और नीचे आने पर करीब करीब 45,800 के आसपास उसको दोबारा फिर बाय करना चाहिए। केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए मसालों की इस तेजी पर? किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? नमस्कार विश्वनाथ जी। देखिए, पूरे मसालों की अगर फंडामेंटल्स की बात करें काफी बेहतरीन है, खास करके अगर हम जीरे की और इसबगोल की बात करें। नो डाउट अगर हम हल्दी और साथ में धनिया की बात करें, उनके थोड़े से फंडामेंटल नेगेटिव जरूर बन रहे थे, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे हल्दी में खास करके अगर देखें तो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिस ढंग से मैं खुद नांदेड़ जाके आया था, फिजिकल प्लेयर्स के साथ जब बात की तो भाव इतने कम हो चुके थे कि इस बार एरिया में 25 से 30% की कमी आ सकती है, वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और भाव काफी ज्यादा हमने 6500 तक के भी लेवल आते हुए देखे। तो धीरे धीरे लो लेवल पे स्टॉकिंग हल्दी में स्टार्ट हो चुकी है। वहीं जीरे के फंडामेंटल हमने पहले भी देखे कि बैलेंस शीट है वो काफी टाइट है। हाँ, नो डाउट अभी जो एलिवेटेड लेवल है यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो व्यापार के हिसाब से स्टे अवे। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना मार्केट ये हफ्ते में बंद रहेगा तो करेक्शन थोड़ा सा रह सकता है। बट आप जिस ढंग से हम 45,000 के ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर लेवल देखें तो 48,500 तक के भी लेवल दिखते हैं। बट मेरी पर्सनल सलाह रहेगी कि वेट कीजिए, थोड़ा सा पुल बैक आना बहुत जरूरी है। बिकॉज वॉट एवर द स्टोरी हमने देखा है कि प्रोडक्शन कम है, वेदर कंडीशन की वजह से यील्ड में ड्रॉप है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, वो ऑलमोस्ट प्राइजेस में डिस्काउंट हो चुकी है। वहीं धनिया अभी तक मार्केट इतना ज्यादा जंप अप नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ अराइवल्स काफी है। पिछले साल हमने इंपोर्ट भी जबरदस्त देखे थे, बट ये भी एक बॉटम के भाव है। जैसे अचानक से हमने हल्दी के अंदर एक बड़ा जंप देखा, तो आने वाले टाइम में धनिया को भी उस चीज का एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लास्ट अगर इसबगोल की बात करें तो इसमें भी हमने फंडामेंटल काफी शानदार देखे, जो 26,000-26,500 के लेवल आराम से दिखा। तो ओवरऑल पूरे स्पाइसेस में अब तेजी का जो रुख है वो और कंटिन्यू रह सकता है, बट संभलना बहुत जरूरी है, जैसे जीरे के केस में या इसबगोल के केस में। ओके, चलिए अब सीधे सवाल जवाब का रुख करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। हमारे अगले दर्शक हैं अभिषेक हैं दिल्ली से, नेचुरल गैस और क्रूड फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में रणनीति जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी, क्या सलाह देंगे क्रूड में और एनजी में, ऑप्शन में भी और फ्यूचर्स में भी? नेचुरल गैस में हमने काफी दिनों से एक सुस्त कारोबार होते हुए देखा है और 200 से लेके 190 ये रेंज में प्राइसेस को झूलते हुए देखा है। जब तक 200 का स्तर नहीं निकल जाता, मुझे लगता है 190 और 200 की जो कॉल और पुट ऑप्शन है आप राइट करके प्रीमियम डीके का इंतजार कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड में हमने देखा है कि लास्ट 2-3 दिनों में मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है और नीचे में 6,000-6,050 छूने के बाद वापस एक थोड़ा सा बाउंस बैक 6200-6300 की तरफ दिखा रहा है। 6200 की कॉल बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी 165 रुपीज के आसपास। 130 का आप स्टॉप लगाइए एंड 210-220 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से, धनिया और ग्वार पर राय जानना चाह रहे थे। धनिया की इनकी बाइंग 7,600 के औसत पर है,
काफी नुकसान हो रहा है धनिया में, और ग्वार में भी जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। सोमानी जी, क्या करे धनिया और ग्वार दोनों ही काउंटर में? जी सर, जैसे कि मैंने ग्वार एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है 5400 और 5600 की रेंज में ग्वार काफी देर से मूव कर रही है, और आज भी उसने 5600 के ऊपर का स्तर टेस्ट किया। मुझे लगता है यहाँ पर दोबारा एक मुनाफा वसूली भी नहीं है। यहाँ से अगर नीचे दोबारा 5450 5480 के आसपास अगर आता है तो ग्वार में दोबारा खरीद करे, या ऊपर में 5680 अगर ये क्रॉस करता है तब मई के वायदे में उसमें दोबारा फ्रेश बाइंग के लिए एंट्री करे। धनिया की मैंने जैसे कहा कि 6350 का इसका एक बेस है, एक बॉटम है। सारी जो नेगेटिव न्यूज है, वेदर इट्स अराइवल, वेदर इट्स क्रॉप, everything is discounted in this particular price। एक्सपोर्ट डिमांड मुझे धनिया की काफी अच्छे में सुनने में आ रही है, तो मुझे लगता है अगर 6640 के आसपास अगर धनिया के मिलता है तो इसमें दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में 6900 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है और 7120 इसका सेकंड रेजिस्टेंस है। हालांकि उनका जो रेट है 7600 काफी दूर है, पर मुझे लगता है इस रेट में उन्होंने एग्जिट नहीं करना चाहिए, उन्होंने वेट करना चाहिए 7000 का स्तर इसको क्रॉस करने के लिए, और वहां पर अगर जाता है तो तब वो अपना लॉस बूस्ट करने का सोच सकते हैं। हाल फिलहाल उन्हें बने रहना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए ग्वार और कोरिएंडर में सोमानी जी की तरफ से। अगले दर्शक है सुमन जैन, है गंगानगर से। 59,854 रुपए में 2 लॉट गोल्ड को सेल किया है, क्या करना चाहिए? केडिया जी, क्या करना चाहिए? 59,854 रुपए में 2 लॉट गोल्ड शॉर्ट है। देखिए, अगर हम बुलियंस की बात करें तो मुझे लगता है फेड के अंदर 0.25 का रेट हाइक ये सुनने में मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर एसएमई टूल की अगर हम बात करें, फेड टूल की बात करें, तो यहाँ पे हम 84% के गुंजाइश देख रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बाद की स्पीच, जहाँ पे हमें लगता है कि आगे थोड़ा पॉज लेने के लिए इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नो डाउट कुछ मार्केट प्लेयर्स ये भी देख रहे हैं कि ईयर एंड तक हम रेट कट की तरफ भी मुड़ते हुए देखें, बट दैट इज टू अर्ली टू से। तो मुझे लगता है 60,150 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम प्राइजेस के अंदर फिर से गिरावट आते हुए देख पाए। तो 60,150 200 के करीब हमें गोल्ड बेचना चाहिए, 60,500 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2-3 बार हमने देखा है 59,600 तक का लेवल देखते आते हुए, तो 59,600 का इमीडिएट टारगेट हम गोल्ड पे लेके चल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हैं हमारे साथ हर्ष हैं, हर्ष प्रजापति हैं झांसी से। चांदी में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड होगी, क्या करना चाहिए नवनीत जी इंट्राडे के लिए चांदी में? वेल, चांदी में जो मोमेंटम कल हमने देखा है करीब करीब 2,2400 रुपए के आसपास की रैली, और उसके बाद एग्जैक्टली सेल ऑफ पूरा तरह से मिटिगेट कर दिया है जो कैंडल है उसको। मुझे लगता है कि आज के सत्र में भी थोड़ा सा नेगेटिव बायस कॉमिक्स पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर सेलिंग गहरा सकती है। 75,100 75,200 के आसपास सेल की स्ट्रेटेजी रहेगी। 75,600 का आप स्टॉक लगाइए, 74,500 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक है अमित हैं दिल्ली से। क्रूड में शाम के सत्र में क्या करना चाहिए? नवनीत जी, क्रूड में किस तरह की रणनीति बनाए शाम के सत्र के लिए, अगर इनको सलाह देनी हो तो? जी, मुझे लगता है कि क्रूड में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन या एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन चालू हो चुका है, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से 6,050 का स्तर इजीली टूटेगा। 6150 के आसपास प्राइसेस मिले तो बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 6070 का आप स्टॉप लगे एंड 6270 6280 तक के टारगेट बहुत जल्द आपको देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक निधि हैं, गोल्ड इन्होंने सेल किया है 59,675 रुपए में, क्या करना चाहिए सोमानी जी इनको? जैसे कि अजय जी ने अभी बताया कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है गोल्ड में। ऊपर में 61,300 जाता है और 6300 जाता है, और नीचे 59,650 69,550 के आसपास आ जाता है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पैनिक बन के अगर नीचे आता है तो 69,650 700 के आसपास इन्होंने अपना जो भी पोजीशन बना है उसको स्क्वायर अप करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन को या फिर अपसाइड जो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 60,500 अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें एक विस्फोटक तेजी बन सकती है। जो भी अगर स्टॉप लॉस है तो 60,500 का इसका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। ओके, अगले दर्शक हैं आशीष है कानपुर से। इस हफ्ते के लिए जानना चाह रही थी गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए और नेचुरल गैस में, तीनों ही काउंटर में। केडिया जी क्या सलाह देंगे गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस? सबसे पहले अगर सोने चांदी की अगर बात करें तो मुझे लगता है 2 दिन की जो बैठक है फेड की, ये काफी क्रुशियल होनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक जो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से सोना अभी भी $2,000 के नीचे गोल्ड इंटरनेशनल में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक एक लिमिटेड डाउनसाइड मुझे लगता है फेड की मीट तक रहेगा, जो $1,950 मिल सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 59,100 से 59,300 का जो जोन है वहां तक मिल सकता है। चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ी सी स्टेबल दिखाई दे रही है, बट फिर भी मुझे लगता है कि 7200 तक का लेवल हम चांदी में भी आते हुए देख पाएंगे। तो टाइमिंग एक छोटी बहुत गिरावट हम सोने और चांदी में देख पाएंगे। नेचुरल गैस है 180 से लेके 200 का जो दायरा, इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ आशीष हैं राजस्थान से। कॉपर में क्या किया जाए और जिंक क्या 265 रुपए ऊपर की तरफ जाएगा क्या लग रहा है नवनीत जी आपको? सबसे पहले कॉपर में बताइए कि आज क्या करें, और दूसरा जिंक में बताइए क्या 265 तक जिंक जाएगा क्या ऊपर? कल के सत्र में चांदी के जैसे हमने कॉपर में भी एक उठापटक का माहौल देखा, और जैसे केडिया जी ने बताया कि चाइना का जो मार्केट है वो अगले 2 दिनों के लिए बंद है, तो कुछ खास इंक्रीमेंटल वोलेटिलिटी मुझे नहीं लगता कि कॉपर और जिंक में आपको दोनों में देखने मिलनी चाहिए। बायस अभी भी लार्जली नेगेटिव की तरफ रहेगा, और मुझे लगता है कि 750 752 के आसपास सेल किया जा सकता है। 756 का आप स्टॉप लगाइए एंड 742 के टारगेट देखने मिल सकते हैं कॉपर में। साथ ही साथ जिंक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम सुबह के सत्र में देखने मिल रहा था, बट अभी फिलहाल वापस करेक्टिव मोड में आ चुका है। मुझे लगता है कि वापस 265 अगर आ भी गया तो सेलिंग के लिए ही इन्विटेशन रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है वो लेवल्स आते हुए दिखेंगे। बायस अभी भी लार्जली सेल ऑन रैलीज वाला ही है जिंक में। अगले दर्शक हमारे साथ मीरा जैन है इंदौर से। सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? सोमानी जी क्या करना चाहिए मीरा जैन को सिल्वर में? थोड़ा डिप का इंतजार करना चाहिए। 73,300 73,400 की रेंज अगर कहीं मिलती है तो मुझे लगता है इंट्राडे के लिए सिल्वर आप बाय कर सकते हो। 75,200 का इसमें आप लक्ष्य देख सकते हो, और 73,700 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा डिप का इंतजार करें। इवनिंग सेशन में अगर डिप मिलता है तो वहां निश्चित रूप से बाय करें। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है हिसार से। गोल्ड में आज क्या करना चाहिए? दमानी जी आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, क्या करें गोल्ड में आज शाम के सत्र में? गोल्ड में भी कल के सत्र में जैसे एक पॉजिटिव मोमेंट के बाद करेक्शन देखने मिला, वैसे आज भी मुझे लग रहा है कि सेलिंग तो जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, और जब तक 2020 तक के स्तर नहीं निकल जाते या जब तक हमको क्लैरिटी नहीं मिल जाती कल की फेड की बैठक के बाद, तब तक थोड़ा सा दबाव रह सकता है प्राइस में। 60,100 के आसपास मिले तो सेल किया जाए। 60,350 का आप स्टॉप लगाइए एंड 59,600 59,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब संदीप बजोरिया साहब आ गए हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। अब खाने के तेल के मार्केट का आउटलुक इनसे समझ लेते हैं। संदीप जी क्या हो रहा है खाने के तेल में? एक तो सबसे पहले आपसे पाम तेल पर जानना चाहेंगे, पाम तेल को लेकर क्या आउटलुक है? काफी गिरावट आ चुकी है, हालांकि आज के सत्र में हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो काफी अब कमजोर लग रहा है। सितंबर 2022 के निचले स्तरों के आसपास है। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट की संभावना बन रही है? और ओवरऑल बाकी खाने के तेल मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है आपका? विष्णु मोहन जी, पाम तेल में बड़ी गिरावट आई है पिछले 3-4-5 हफ्ते में। हमने देखा जो चल रहा था करीबन 4200 रिंगट, वो नीचे में आके फ्रंट मंथ तो 3700 3700 3800 रिंगट हो गया था, और आगे वाले महीने 3350 रिंगट हो गए थे। तो ये जो पाम में गिरावट आई है ये एक नेचुरल फिनोमेना था, बिकॉज पाम तेल बहुत महंगा हो गया था। बेसिकली पाम तेल की गिरावट सोया ऑयल के कारण आई है। सोया ऑयल जो 1100 $1150 चल रहा था वो 960-70 डॉलर हो गया। तो उसका प्रेशर पाम पे भी बना, और पाम अपने आप को पकड़ के बैठ रहा था बिकॉज इंडोनेशिया के कर्ब्स के कारण में, लेकिन फिर वो होल्ड नहीं कर पाया। एंड पाम को सोया तेल से करीबन $100 से $125 सस्ता होना चाहिए उसको अपने आप को, है ना, मार्केटिंग कराने के लिए। तो वो सोया तेल के इक्वल हो गया था, महंगा भी हो गया था। तो उस कारण से पाम अभी करेक्ट हुआ है, और पाम अभी आप देख रहे हैं आगे के महीने का जून शिपमेंट का सोयाबीन ऑयल की कीमत है $985, और जून शिपमेंट का अभी पाम का हो गया है $915, और जुलाई शिपमेंट का पाम हो गया है $865-70। तो वो अभी कॉम्पिटिटिव हो गया है। आगे जून और जुलाई में $80 और $120 सस्ता हो गया सोया से और सनफ्लावर से। तो इस तरीके से पाम का भी बिकना शुरू रहेगा। नहीं तो बीच में ये हो गया था कि हम लोग जो लास्ट ईयर सितंबर से दिसंबर में हर महीने 10-11 लाख टन पाम इंपोर्ट कर रहे थे, वो हम 5-6 लाख टन पे आ गए थे, और हमने हमारा सोया और सनफ्लावर का इंपोर्ट बढ़ा दिया था। तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और इंडिया को जो चीज सस्ती है वो पहले खरीदेगा, और जब सॉफ्ट ऑयल जैसे सनफ्लावर और सोया चीप मिलते हैं तो वो प्रेफर्ड ऑयल है, तो वो पहले कंज्यूम हो जाते हैं। तो आई थिंक फिर भी जो अभी गिरावट आई अच्छा है कंज्यूमर के लिए, उनको सस्ता तेल मिलेगा, और बहुत ही रीजनेबल एडिबल ऑयल के भाव है। पिछले बहुत 2-3 सालों में इतने कम भाव नहीं देख रहे थे, और लेकिन एट द सेम टाइम अब मुझे लग रहा है थोड़ा ये गिरावट रुक जाएगी, और आज हमने देखा वो उसको रिकवरी भी आई है।
अब लग रहा है कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और अभी गिरावट का दौर अभी टाइमिंग के लिए हट चुका है। ओके। एंड दूसरी बात लेकिन जरूर है कि इतनी गिरावट से ये लोकल तेलों में बहुत असर कर रहा था। लोकल जो सरसों तेल है, राइस ब्रान तेल है, उसके दाम भी बहुत गिर गए थे। हाँ हाँ। और उससे सरसों के किसानों को भी एमएसपी के नीचे माल बेचना पड़ रहा है। हाँ। सोयाबीन के भी किसानों का दाम थोड़ा नीचे सर आ लेकिन गया दाम तो गिर रहे हैं, लेकिन उसका भाव रिटेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये चिंता सरकार की है। सरकार को लग रहा है कि थोक में दाम कम है, लेकिन एमआरपी में दाम कम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे ग्राहकों तक उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसान तो उसका नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन रिटेल में नहीं फायदा हो पा रहा है। नहीं, उसमें ऐसा है विश्वमोहन जी कि जो रिटेल में प्राइस ऊपर भी जाती है ना, तो उसको 6 हफ्ते लगते हैं ट्रांसमिट होने के लिए। और जब नीचे भी आती है तो उसको भी 6 हफ्ते लगते हैं नीचे आने के लिए, बिकॉज पाइपलाइन में स्टॉक्स और वो सब कुछ होते हैं ना, उस कारण से। तो अभी ये गिरावट आई है, पिछले 4 हफ्तों में आई है। तो अगले 1-2 हफ्तों में आपको दिखेगा ये रिटेल में भी, आपको एमआरपी में भी सब जगह पे दाम कम होते हुए दिखेंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ परफेक्ट कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज मार्केट, रिटेल फॉर्मेट वाले भी बहुत कंपटीशन है एक दूसरे में। और यहाँ दुनिया भर के इंडिया में होलसेलर और रिटेलर्स जो बल्क में भी बेचते हैं, तो इसके लिए वो आप देखने जाएंगे तो रिटेल में भी दाम आपको कम हुए हैं और 2 हफ्ते में और आपको कम दिख जाएंगे। ओके सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे होगा। यूरोपियन पार्लियामेंट से जो पाम इंपोर्ट बैन के कानून को जो मंजूरी दी गई है, तो पाम के लिए स्पेसिफिक नहीं था, वो जिस तरह की जंगल की कटाई को रोकने के लिए उस तरह के कानून बनाने की जरूरत थी, लेकिन उस पर लेकिन इस पे मार कितना असर होगा पाम इंपोर्ट पर अगर वहां पर बैन होता है यूरोपियन यूनियन के लिए, तो उसका कितना असर मार्केट पर दिखेगा, खास करके पाम मार्केट पर? नहीं, वो उसका असर ऑलरेडी आ गया है। कुछ असर उसका आना था वो आ गया है, लेकिन ऐसा ना कि ओनली यूरोप के वो पाम से वो ऐसा नहीं चलता। पाम में अपना अपना फूड का यूज वर्ल्ड ओवर है। पाम का बायोडीजल में भी यूज इतना जोरों में इंडोनेशिया में सब जगह में है। इंडोनेशिया अलोन एक देश है जो आप समझ के चलिए मोर देन 100 लाख टन तेल जो है वो बायोडीजल में यूज कर लेता है, खुद का पाम बनाया हुआ। तो इसके लिए वो पाम वाले पूरे निर्भर नहीं है यूरोप पे, लेकिन जरूर उसका असर कुछ आया। हमने जो गिरावट देखी उसमें उसका भी पार्ट था। लेकिन आगे जाके जब पाम अभी थोड़ा सस्ता हो जाता है तो पाम का कंजम्पशन बढ़ जाता है। पाम को 10 तरह के मार्केट खुल जाते हैं। तो उसके लिए और यूरोप वाले थोड़ा सा वो जियो पॉलिटिकल इशू है, खुद का रेपसीड ऑयल ज्यादा कंज्यूम है, बिकॉज वहाँ वो मेनली रेपसीड ऑयल उगाते हैं और ये साल रेपसीड की भी फसल बहुत अच्छी है। तो वो चाह रहे हैं कि हमारा जो फूड में या बायोडीजल में हमारा रेपसीड ऑयल यूज है, ना कि पाम ऑयल हम इम्पोर्ट करके यूज करें। तो वो यूरोप के जो पार्लियामेंट्री लॉज है, हम देखते हैं पिछले दिनों में वो और सेंसिटिवली रिएक्ट करते हैं, खुद के इंटरेस्ट में रिएक्ट करते हैं। और वर्ल्ड में दूसरी जगह पे उसका क्या मतलब असर होगा वो उनको कोई उसमें चिंता नहीं है। उनको अपनी तरह से अपनी लिए पॉलिसी बनानी है। जैसे हमारे जयशंकर साहब कई बार फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं कि वो यूरोपियन लोग रशियन क्रूड खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे इंडिया खरीदेगा तो 10 तरह के ऑब्जेक्शन बनाने को तैयार। तो ये तो यूरोप की जो दोहरी नीति है और दोहरी बातें हैं, अब इससे वर्ल्ड समझने लग गया है और अब वो मामला उस तरह का नहीं रहा। ओके, चलिए शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तमाम तरह की बातें बताई कि किस तरह से मार्केट की स्थिति है और क्या वजह है कि पाम तेल के दाम गिर रहे थे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब यहाँ से दाम ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि रिटेल में जो अभी तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है, वो फ़ायदा आने वाले हफ्ते में आपको दिख सकते हैं। केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, खाने के तेल के मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या दाम को लेकर आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपका एस्टिमेट क्या है? हाँ, डेफिनेटली देखा जाए तो पूरे एडिबल ऑयल पैक के अंदर हमने दबाव आते हुए देखा। इंटरनेशनल में हमने 3500 रिंगिट तोड़ चुके हैं, जो अब लगता है कि 3000 या 3000 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से हम लॉजिस्टिक इशू ज्यादा देख रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये सभी भाव में तेजी आते हुए देखा। टाइमिंग कच्चे तेल में गिरावट है, तो जो बायोफ्यूल की डिमांड जो रहती थी वो भी कुछ हद तक अभी सॉफ्ट होते हुए दिखाई दी है। तो आई थिंक डोमेस्टिक में भी अगर हम देखें तो समर्स चालू हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी कंजम्पशन, तो टेम्पररी मुझे लगता है भाव में गिरावट रहेगी, जो इंटरनेशनल में 3000 रिंगिट तक दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मस्टर्ड की क्रॉप भी काफी अच्छी है, अराइवल्स भी काफी अच्छे हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है सोयाबीन, सोया मील, अगर हम रिफाइंड सोया, इन सब की बात करें तो टेम्पररी अगले 1.5-2 महीने की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है प्राइसेस साइडवे टू नेगेटिव ही रहना चाहिए, जहाँ 3000 रिंगिट तक के लेवल हम इंटरनेशनल पाम ऑयल के भाव में आते हुए। मेहता साहब भी जुड़ गए हैं, ईडी हैं, सीके सर, स्वागत है आपका। सर, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि रिटेल में
ग्राहकों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। जित दाम होलसेल में तो काफी कम हो गए हैं, लेकिन एमआरपी नहीं घटाने की वजह से यहाँ पर रिटेल ग्राहकों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपने अपने मेंबर्स से क्या इस तरह की सलाह सभी मेंबर्स को दे दी है, और कब तक ग्राहकों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, पहले तो एक चीज समझ लीजिए। हाँ। लास्ट 4 महीने में जो प्राइस गिरी है। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, जो सनफ्लावर सोया $1300-1400 था। हाँ। अभी $1000 से नीचे उतर गया, 300 से $400 का फर्क पड़ा। लोगों ने जो बुक किया था 2 महीने 3 महीने पहले, तो हाई प्राइस में जो माल आ रहा है उसकी वजह से थोड़ा एक रेजिस्टेंस था। तो अगर उसके मतलब ये नहीं कि आप महंगा तेल बेच सके, तो आपने मेरा प्राइस भी देखा होगा, होलसेल में काफी गिरावट हुई है। हमने देखा कि रिटेल में नहीं गिरावट हुई इतनी जितनी होनी चाहिए। टाइम गैप रहता है, 1 महीना का 15 दिन का टाइम गैप है, मगर वहां भी इतना गिरा नहीं। तो हमने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, अपनी तरफ से हमने अपने मेंबर को लिखा कि भाई जैसे प्राइस गिरी है तो उसका फायदा कंज्यूमर को दीजिए और आपकी एमआरपी कम कीजिए, ताकि छोटे रिटेलर एमआरपी से ऊपर बेच नहीं सके और किसान और कंज्यूमर को फायदा हुआ है। ओके, एक तो ये था। दूसरा जो था कि मेजर जो कंजम्पशन है अपने यहाँ पाम है, 8 मिलियन टन पाम है। हाँ। और पाम के दाम नहीं गिरे हैं, पाम के उतने दाम है। पाम इज ए बैरोमीटर, अगर पाम के दाम गिरेंगे तो बाकी सारों तेलों के दाम गिरते हैं। सोया और सनफ्लावर के गिरे, पाम का नहीं हुआ। आज भी पाम का 3-4 महीने पहले जो रेट था उसे $30-40 का फर्क पड़ा है। यहाँ तक सोया और सन का 300 से $350 नीचे गया है, वो भी गए कि पाम को भी नीचे आना पड़ेगा। और अभी जैसे मार्केट पंडित जो है सब बोल रहे हैं कि और थोड़ा भाव नीचे जाएगा और उसका फायदा कंज्यूमर को जरूर मिलने वाला है। पर साथ में एक चीज में जरूर क्लियर करना चाहूंगा। हाँ। हर दफा हम किसान कंज्यूमर का सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, मगर किसान का भी साथ में सोचना चाहिए। आज मस्टर्ड है, एमएसपी 5,450 है, उस समय आज किसान को क्या मिल रहा है? 4,800, 4,700 घर पे लेके जा रहा है। तो उनका भी सोचना पड़ेगा। और एक चीज और है, हम पहले जो आज से 5-7 साल पहले 80 रुपए का तेल लेते थे, अभी वो भूल जाना चाहिए। जो अभी प्राइस बैंड है 100 to 125 के रेंज में आपको तेल मिलेगा, तभी आप कंज्यूमर और किसान का बैलेंस कर पाएंगे। आपको किसान को, कंज्यूमर को सस्ता तेल देना है, किसान को अच्छे भाव देना है। नहीं होगा सर, वो तो इसलिए चाह रही थी सरकार की, जब इनलाइन अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिर रहे हैं तो उसका फायदा, अगर किसान को नुकसान हो रहा है तो कम से कम कंज्यूमर्स को तो फायदा मिले, इसलिए कहा जा रहा था। और पाम तेल की सर तो गिरावट तो आई है, पिछले हफ्ते भर में 8-9% की गिरावट पाम तेल में इंटरनेशनल मार्केट में है। नहीं, पर आपकी जो सोच है नहीं, वो ठीक नहीं है कि भाई किसी को फायदा मिलना चाहिए, दोनों को फायदा मिलना चाहिए। किसान आज एमएसपी के नीचे बेच रहा है तो उनको तो ज्यादा नुकसान हो, और आप और मेरे घर में कितना चाहिए महीने में? 2 लीटर 3 लीटर। सर किसान भी कंज्यूमर है, किसान भी तो कंज्यूमर है भाई साहब, किसान कंज्यूमर है, मगर वो तो दूसरी चीज है। मगर साथ में अगर आपके 40-50 रुपए का बजट बढ़ा है तो किसान को कितना फायदा होता है, और किसान का हम नहीं सोचेंगे तो आगे क्या होगा? उत्पादन कम होने वाला है। हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि दुगुनी आवक करनी है किसान की, जी बिल्कुल। किसान को सही दाम नहीं मिलेंगे तो कैसा चलेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। किसानों को तो के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और तभी आगे खेती भी होगी, चाहे वो सोयाबीन की हो या सरसों की हो। को अगर देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है तो डेफिनेटली किसानों को भी अच्छे भाव मिलने चाहिए। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। किरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोमानी जी और सासी नवनीत जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहां चलता रहेगा। नमस्कार।